सियासत का बेरहम खेल जारी है। रियासत दांव पर लग जाए, दुनिया भर में रुसवाई मुकद्दर बन जाए, लेकिन बाजी बाहर सूरज जीतनी है। एक दूसरे से आगे निकल जाने और एक दूसरे को नीचा दिखाने का अमल ऐसा जारी है कि रुसवाई हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंटेरियंस भी इसी मयार के होने चाहिए, लेकिन इन चंद दिनों में इसी पार्लियामेंट के दो मुअज़्ज़ज़ अरकान ने जिस अंदाज से दुनिया भर में जग हंसाई की, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कम मिलती होगी। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इसी असेंबली के कस्टोडियन अयाज सादिक की तरफ जाते हैं, जहां उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ऐसी ज़ो-माने गुफ्तगू की जिससे हमारे दुश्मनों की मुरादें पूरी हो गईं। भारत के टीवी चैनल्स, अखबारात और वेबसाइट्स पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। सुनिए अयाज सादिक ने क्या कहा असेंबली के फ्लोर के ऊपर। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। भारत पे इस पर खुश हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं। इसने बगले बजाई वो इंडिया जिसे दिन में पाकिस्तान के शाहीनों ने तारे दिखाए, और वो भारत जिसका जीता जागता पायलट हमने दुनिया को दिखाया, उसे मौका मिल गया। भारत की शिकस्त को फतह में बदलने वाले बयान पर पाक फौज का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। इस जिम्मेदाराना फैसले को, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत था, पूरी दुनिया ने सराहा। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज स्टिल हर्टिंग। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। अभी अयाज सादिक की गुफ्तगू की धूल छटी रही थी कि इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पर हमने एक हुकूमती वजीर को बोलते सुना और यह भी नाम दिया गया कि यह स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन यह कैसा स्लिप ऑफ टंग है जो दुश्मनों का काम आसान करता जा रहा है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो गुफ्तगू की, इसके भी एक जुमले को भारत ने उचक लिया, सोशल मीडिया पर एक तूफान उठा दिया। फवाद चौधरी ने ऐसा क्या कहा, आइए दिखाते हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहे ये वो फख्र है ऑर्डर प्लीज, जो कि हमारी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है। अयाज सादिक ने अपने स्टेटमेंट की जो पार्लियामेंट में उन्होंने दी उसकी वजाहत की। फवाद चौधरी ने आगे जाकर वजाहत जरूर की, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह वजाहतें पेश आने की जरूरत ही क्यों महसूस की जाती है। पार्लियामेंट जैसे मौजूद तरीन और बावकार फोरम के अरकान क्यों
इतने अहम इश्यूज पर ऐसी बेधड़क और बिला सोचे समझे गुफ्तगू करते हैं। सवाल यह भी पैदा होता है कि दुनिया भर में सियासत होती है, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं, एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं, एक दूसरे के गिरबानों तक हाथ डाला जाता है, लेकिन बात रियासत और मुल्क की आती है तो सब एक पेज पर होते हैं, दुश्मन के सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह। यह नहीं कि एक दूसरे को बुरा भला कहते कहते रियासत को दांव पर लगा दें, दुनिया में अपने आप को तमाशा बना दें। लेकिन हम कितने बदकिस्मत हैं, सियासत में रियासत को भूल जाते हैं, दुश्मनी में इस हद तक चले जाते हैं कि यह तक याद नहीं रहता कि धरती तो मां जैसी होती है और मां पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते, इसे इज्जत दी जाती है, एहतराम दिया जाता है, अपनी जान से ज्यादा अजीज समझा जाता है। गो के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक और फवाद चौधरी दोनों ही वजाहतें उन्होंने पेश कर दी हैं, लेकिन क्या यह काफी है? जो नुकसान हुआ उसे क्या कम किया जा सकेगा? दुनिया भर में जो रुसवाई हुई उसका कोई हल निकाला जा सकेगा? और एक और अहम सवाल कि अयाज सादिक ने जिस मीटिंग की बात की या फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने पब्लिक की या पब्लिकली उसको बताया, फ्लोर पर वो बात की, क्या उस मीटिंग से मुताल्लिक बातें, उस राज को, उन बातों को क्या अफशा करना चाहिए था अयाज सादिक साहब को? इस सब पर आज बात करेंगे अपने इसी प्रोग्राम के अंदर। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता तारड़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन सूबाई असम्बली और सीनियर रहनुमा शैला रजा साहबा से एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। अता तारड़ साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे आगाज करता हूं इसमें, एक बड़ी जो डिबेट इस वक्त चल रही है और जो सबके सामने ही है, ये अयाज सादिक साहब का जो स्टेटमेंट आया है ये क्या है? यानी ये आप मुझे जरा ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्या वाकई वो स्लिप ऑफ टंग ही है जिसकी वजाहत भी उन्होंने की और जिसमें क्लैरिफाई भी उन्होंने किया? देखिए, उन्होंने अपनी पूरी क्लैरिफिकेशन दी और देखिए अगर उनकी पूरी स्पीच आप सुने हैं तो उन्होंने कहा भारत ये जुर्रत कर नहीं सकता। उन्होंने जो बात की थी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से की थी और उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल ये समझता हूं, और उस अगर आप पूरा वो क्लिप उनका सुने तो उसमें उन्होंने बार बार कहा कि जी ऐसा ना होना था, ना हो सकता था और भारत की ये जुर्रत नहीं हो सकती। मगर एक ना अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है और फरीद साहब देखिए उनकी वजाहत आ गई। अच्छा, पॉइंट आउट उन्होंने शाह महमूद साहब को ही किया, यानी कि वो उनका इशारा शाह महमूद साहब की तरफ। जी 100%। और देखिए उसके बाद क्योंकि शाह महमूद साहब ने जो स्पीच की उसके रिस्पांस में उनकी स्पीच थी और हाउस के अंदर बाकायदा एक माहौल बना हुआ था जहां पे शाह महमूद, फिर ख्वाजा आसिफ साहब, फिर उसके बाद अयाज सादिक साहब, तो ये एक डिबेट वहां पे चल रही थी। और इसका एक पस मंजर है, देखिए हमने तो हमेशा, और मियाँ साहब की तकारीर भी आप सुन लें तो वो शहदा को, गाजियों को, फौजी जवानों को सरहदों पर जो हमारी खातिर जो है वो दिन रात ड्यूटी करते हैं, जो फौजी अफसरान हैं, उनको सलाम उन्होंने पेश किया। मगर देखिए कतई नज़र इस बात से मैं ये समझता हूं कि जब अयाज सादिक साहब की वजाहत आ गई और उनकी वजाहत के बाद ISPR ने भी अपना इस पे मौकफ दे दिया तो ये डिबेट अब मेरा ख्याल है खत्म हो जानी चाहिए एंड वी शुड मूव ऑन। हैविंग सेड दैट, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, कि वो जो एक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें पार्लिमानी रहनुमा उसके अंदर शामिल थे, उसके अंदर हाई लेवल मीटिंग थी, आप समझते हैं कि उस मीटिंग के जो पॉइंट्स थे या वो बातें थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसे पब्लिक करना चाहिए थी? देखिए मैं ये समझता हूं कि मैं पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि ये गद्दार है, ये फलां मोदी से मिला है, इनकी इंडिया में शादियां हुई हुई हैं, ये इंडियन हैं, ये रॉ के एजेंट हैं। ये माहौल कब पैदा हुआ, किसने किया और क्यों किया? और गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। और देखिए ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि इस तरह की तकारीर आउट ऑफ द ब्लू फ्लोर ऑफ द हाउस होना शुरू हो गई हो। ये बाकायदा एक हुकूमती जमात की तरफ से पिछले 2 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, रॉ का एजेंट डिक्लेयर किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, ऑल्दो अल्लाह के फजल से हमने दहशतगर्दी पे काबू पाया अपने दौरे हुकूमत में, अगर कोई धमाका होता था या कोई दहशतगर्दी का वाकया होता था तो इमरान खान साहब की ट्वीट सामने आती थी कि जब ये नवाज शरीफ मुश्किल में होते हैं तो ये इंडिया जो है ये धमाके करके इनको रेस्क्यू करता है और अटेंशन डाइवर्ट करता है।
बट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट ना। I totally agree with you। यानी और अगर दूसरी जमात कोई ऐसी गलती कर रही है या की उसने माजी में, तो क्या जरूरी था कि अयाज सादिक साहब भी उस गलती को पैटर्न बना के उसी रास्ते पे चले? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कौमी सलामती के इश्यूज पे बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, और हम जो भी बात करें वो बड़ी ही मेजर्ड होनी चाहिए, और वो हमें सोचना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं। वो आई टोटली एग्री विद यू, मगर हैविंग सेड दैट, यानी आप मानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना थी बात? नहीं, देखिए, एक तो उनकी क्लैरिफिकेशन आ गई। उन्होंने कहा जी मेरा जो सियाको सबाक था गुफ्तगू का, वो उन्होंने बयान कर दिया। ISPR का अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर आ गया। मैं ये समझता नहीं, उसमें एक पॉइंट थी अता साहब, उसमें एक और बात थी। देखिए वो तो चीजें आ गई ना, लेकिन चूंकि अभिनंदन की रिलीज से मुतालिक वो जो टांगे कांपने वाली जो बात थी, हमारा दुश्मन तो उससे फायदा उठाएगा। आप नहीं समझते कि 1999 में कारगिल जंग के अंदर जब हमारे शाहीनों ने मिग तैयारा गिराया था और उसके पायलट को जब गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और उस पायलट को भी एक गुडविल जेस्चर के तहत रिहा कर दिया गया था। तो उस वक्त भी रिहा किया गया, अभी भी वही गुडविल जेस्चर था। तो क्या आप समझते हैं कि ये जरूरी था कहना कि टांगे कपकपा रही थी, चले वो शाह महमूद कुरैशी साहब ही क्यों ना? वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता उसका नाम था। मैं कॉलेज में अपनी फोल्डर पे उसके तबाहकुन जहाज की तस्वीर लगा के फिरता था, हमें आज भी याद है। जी हाँ। तो देखिए, कौमी सलामती के इशू से बिल्कुल जरूर एहतियात बरतनी चाहिए, और ये जो मामलात होते हैं इस पे बड़ा नपी तुली बात करने की जरूरत है। मैं यही बन जानना चाह रहा हूं आपसे कि जब उस वक्त वो गुडविल जेस्चर था, तो ये भी गुडविल जेस्चर ही था। इसको हमें टांगे कपकपाने वाली बात अगर कह देने से दुश्मन के नैरेटिव को तकवीयत पहुंची है। देखिए, मेरी वही गुजारिश है कि इस मामले पे क्योंकि उनकी वजाहत आ गई है, ISPR का बयान आ गया है, और मैंने ये आपके शो पे मैं ये बात कर रहा हूं कि ऐसे मामलात के ऊपर हमें बिल्कुल बड़े एक मोहतात अंदाज में बात करनी चाहिए। मगर देखिए, इस गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से जो इनके मामलात हैं, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस हवाले से भी देखा जाए, वो कश्मीर का इशू हो, अभी तक कोई डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं मिली है। कश्मीर के इशू के ऊपर भी इन्होंने अभी तक कोई, अपना फॉरेन मिनिस्टर ने कोई दौरे नहीं किए। वो मुल्तान जरूर जाते हैं और वहां पे हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में कोई पेनिट्रेशन नहीं है। मैं शैला साहबा की तरफ आ जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम जरा डिबेट को जरा मजीद एक्सपैंड करते हैं। शैला साहबा, जिस तरीके से बात अता ताड़ साहब कर रहे हैं कि कौमी सलामती के मैटर्स के ऊपर हमें बड़े एहतियात से काम लेनी चाहिए। आप खुद भी प्रोविंशियल असेंबली में चेयर करती रही हैं, स्पीकर रही हैं। अयाज सादिक साहब स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रहे, एक बड़े सेंसिबल पर्सन रहे। उनकी जो पेट्रियाटिज्म है उस पर भी, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, कि हमें शक नहीं है। लेकिन ऐसी बातें मुंह से निकल जाना और फ्लोर ऑफ द हाउस, और फिर उसका जो रिएक्शन हमने देखा इंडियन मीडिया के ऊपर, आप समझती हैं कि बाद में वजाहतें देने से फिर वो काम नहीं बनता, जो डेंट पड़ना होता है वो पड़ जाता है? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म बनने से पहले MNA रहे हैं, इस तरह की बहुत बातें करते थे, और एक माहौल इस तरह का बन गया है कि अजीब सी बातें होने लगी हैं, जिसके जवाब में लोग जब जवाब देते हैं तो वो मौका महल का और कुछ बातों का ख्याल नहीं रखते। मुल्क का माहौल ही सियासी अजीब सा हो गया। ये अल्फाज पहले कभी भी नहीं थे, बदतमीज, नालायक, नाअहल। वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो बातें इस्तेमाल हो जाती हैं वैसे, लेकिन जस्टिफिकेशन कोई है नहीं। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दे। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ। तो और ये कि जिन लोगों के ऊपर कुछ साबित भी नहीं हो सका, वो प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको चोर, डाकू, यहाँ तक के साबका वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने एक मामूली से जानवर का नाम इस्तेमाल कर लिया। तो फिर जो वो फोर्सेस के बारे में भी कहते रहे हैं, तो अब कुछ अजीब सा माहौल हो गया। आजकल सियासतदान बड़ी जल्दी से बात कर जाते हैं, और फिर बाद में जब वो क्लिप्स बीच में से उड़ जाते हैं तो फिर परेशानी होती है। तो मैं समझती हूँ कि उनकी वजाहत आ गई। वो एक मौजूद आदमी है, बड़े पेशेंस वाले आदमी है। उन्होंने अगर वजाहत कर दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तमाम सियासतदानों को चाहिए, मुझ समेत, कि सियासतदान वो होते हैं जो अपने पेशेंस को कंट्रोल रखें, ज़बान को कंट्रोल रखें, और जब कोई बयान दे तो उसकी वजाहत न करनी पड़े, कॉम्प्रिहेंसिव, छोटा सा अच्छा सा कोई बयान हो। और यही सबसे उम्मीद होगी, और मुझे यकीन है कि आज के बाद हमें इस टॉपिक को टॉपिक नहीं बनाना चाहिए। बड़े हम हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो बातें स्टॉक एक्सचेंज के, एक स्टॉक एक्सचेंज में रेट गिर गए, क्या वो सारे कैमरा बातें ऑन द फ्लोर 100% ऑफ द हाउस पब्लिकली उसको कहना चाहिए शैला पर?
हाँ, मैं समझती हूँ। मैंने कहा कि वो जो इन कैमरा बातें हैं उन पे तो हम बात ही नहीं करते, वो होती इसलिए इन कैमरा हैं। लेकिन हमें, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग जो हैं अपना मैंडेट देते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के बड़ा वाज़े बात करनी चाहिए, दोबारा से उस बात को समझाना और कहना ना पड़े। और मेरे बड़े भाई भी यही समझाते हैं मुझे। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि गैर सियासी माहौल में सियासत करने से इंसान उलझता है। बड़ा ही गैर सियासी माहौल है, सोच समझ के बोले। लेकिन सियासत और में, इश्यूज के बजाय सियासत में नॉन इश्यूज पे बात हो रही है। इश्यूज के बजाय नॉन इश्यूज पे बात हो रही है। इस स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स से ज्यादा गिर गए। गेहूं जो है वो एक ज़राई मुल्क होते हुए बाहर से महंगा मंगाया जा रहा है। यूक्रेन का आटा ऐसा होगा कि हम अपने आटे को बहुत 80% उसमें जब मिलाएंगे, जब कहीं जाके खाने के काबिल होगा। क्या वजूहात रही, ये सब चीज़ें, चीनी की कीमत, ये हमारा टॉपिक है। किसी के मुंह से गलत बात निकल गई, 3 दिन से पीटे जा रहे हैं सब। उनके पास तो 50 तर्जुमाने, आपका तो एक ही प्रोग्राम होता है ना। लेकिन शैला आप जगसाई हो रही है, आप इसी टॉपिक को करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। इश्यूज के ऊपर तो आपकी बात दुरुस्त है। हम पढ़ जाते हैं नॉन इश्यूज के ऊपर, असेंबली में भी देख लें, हम बात होती है इश्यूज के ऊपर, रूल ऑफ बिजनेस होते हैं। स्पीकर साहब या चेयरमैन सेनेट साहब रिक्वेस्ट करते रहते हैं मेंबरान से कि जनाब रूल ऑफ बिजनेस पे आ जाएं, लेकिन वो जो डिबेट है और वो जो नॉन इश्यूज है वो खत्म ही नहीं होते। ये तो आपकी बात है और हम असेंबलीज और सेनेट में भी देख रहे होते हैं। लेकिन बात इस चीज की है कि एक चीज है, हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रहते हुए अपने दुश्मन को वो मौका हम क्यों देते हैं? क्या सियासत हमारी इतनी आगे बढ़ गई है कि रियासत पीछे रह गई उसमें? अच्छा देखें, अब ये बात जो है अभिनंदन के जाने वाली असेंबली, मतलब तमाम पार्टीज के दरमियान रखी गई थी और सब ने एक इसको बेहतरीन कदम देते हुए अपनी मेज़बानी भी दिखाई। जो हो सकता था वो किया, उसको वापस भेज दिया। और हम समझते हैं कि हमारी इस वक्त का ये बहुत बड़ा वाक़या है और हमारी ये फतह का दिन था। हमारे यहाँ उनका तैयारा गिरा, फिर हमारे शहरी ने भी उसको काबू किया, जो सब है। लेकिन उस वक्त भी जब एक शिकस्त खोर्दा कमांडो एक शहरी के कंट्रोल में भी आ गया और फिर उसके बाद उसका जहाज भी नहीं रहा और फिर उसके बाद उसको खातिर तवाज़ु से भेजा गया। लेकिन भारत का तो मसला ये है कि उसने उस दिन जश्न मना के कहा था हमने अपना शेर वापस ले लिया। तो उन ऐसे शेर तो हम नहीं रख सकते थे ना, जिनको हमारा 70 साल आदमी गिरने के बाद कंट्रोल कर ले। जहाज तो चले, हमारी फोर्सेस ने गिराया था। तो उस वक्त भी उन्होंने इसकी फतह मनाई थी। तो कोई भी एक ऐसा जुमला जो है जिससे वो खुश हो सकते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा उछालते हैं और वो इस पे बात करते हैं। जब यहाँ पे धरना चल रहा था पीटीआई का, वो उस वक्त भी बड़े खुश थे कि यहाँ पर जो है निज़ाम लिपटने वाला है और जमहूरियत ख़त्म होने वाली है। अपने यहाँ की जमहूरियत पे वो आँच नहीं आने देते, अपने यहाँ उनके यहाँ कभी ऐसा नहीं होता। तो ये हमें समझनी चाहिए बातें कि हमारी कौन कौन चीज़ पे भारत और दुनिया हंस रही है। दुरुस्त बात आपने की और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ दुश्मन के हवाले से या ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए जिसमें दुश्मन उस चीज़ को उठा के उसको प्रोपेगेंडा करे या उसको उठा के जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहमियत की हामिल बात है। कमर्शियल ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद आते हैं, उसके बाद मजीद अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अब्बासी साहब। ये फरमाइएगा जरा सा, हम जो बात कर रहे थे इस वक्त, अगर हम PMLN की बात करें तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी वही स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप PMLN पे तनकीद करें तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट के ऊपर भी क्या वो भी स्लिप ऑफ टंग ही था और वो भी रवानी फरते जज्बात में जो है वो बात किया गया जिसका अब भारत जो है वो ढंडोरा पीट रहा है? देखिए, स्लिप ऑफ टंग जिसको हम जोश खिताबत कहते हैं, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। अगर फवाद साहब ने पोस्ट पुलवामा की बजाय पुलवामा का वर्ड यूज कर दिया तो उन्होंने अगले ही 10 सेकंड में उसकी तस्सीह भी कर दी जब उनको समझ आई। जबकि जो सरदार अयाज सादिक ने बात की है वो पिछले 1.5 महीने का उनका कंटिन्यूस बयानिया है। नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में 10 सेकंड बाद फवाद साहब ने क्लैरिफिकेशन दे दी थी। जी, अगली तकरीर का अगर पूरा कंटिन्यूड ऑफ तकरीर सुने, अगले 10 सेकंड में उस बात की वजाहत आ गई थी। तो उन्होंने पुलवामा के बजाय पोस्ट पुलवामा और जो पुलवामा के रिएक्शन में जो अटैक था उसकी बात की थी। वो उसको उन्होंने दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की। वो भी
वो तो अब आप कह सकते हैं जोश खिताबत या स्लिप ऑफ टंग, लेकिन जो अयाज सादिक की बात है वो एक कंटिन्यूड बयानिया है PMLN का, जिसमें फौज के खिलाफ तनकीद, फौज अवाम को फौज के खिलाफ भड़काने लेकिन की सर बातें। क्लैरिफिकेशन तो अयाज सादिक साहब ने भी दी, उनकी क्लैरिफिकेशन को आप नहीं मानते। उनकी क्लैरिफिकेशन तो और डैमेजिंग थी, आप उसको क्लैरिफिकेशन सुने, और उसकी क्लैरिफिकेशन पे आपको रियासती इदारे की तरफ से, ISPR की तरफ से इतने वजाहत करना और इंडिया का उसको उठा लेना और उसको पूरी एक हमारी जो एक रिसेंट टाइम्स की बहुत बड़ी अस्करी जीत और बहुत बड़ी सफारती जीत को हमारी हार में बदलने के मुतरादिफ था, जिसमें पूरे पाकिस्तानी कौम के जज्बात हैं और यानी फौज के जवान कुर्बानियां दें और वो शेर दिलों की तरह लड़ें, और ये बुज़दिल असेंबली में खड़े होके सिर्फ अपने केस बचाने के लिए इस तरह की बात करें, तो ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ बात। लेकिन सदाकत साहब, दोनों के ही स्टेटमेंट्स को भारत ने उठाया। अगर अयाज साहब के स्टेटमेंट को उठाया तो फवाद साहब के स्टेटमेंट को भी उठाया। दोनों ही सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, दोनों ही जो हैं जिम्मेदार पॉलिटिशियंस हैं, दोनों ही के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बात करें वो सोच समझकर और देखभाल कर करें। मामला कौमी इंटरेस्ट का है, कौमी हमियत का है। देखिए, दोबारा से अगर आप इन डेप्थ स्टडी करें तो फवाद चौधरी के बयान में कोई खुदा न खास्ता हमारी कौम को डीमोरलाइज करने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज जो हमारे लिए रातों को जागते हैं और बॉर्डर पे हमारा भारतीय मीडिया आपके इस क्लैरिफिकेशन को मानेगा? इसका कोई ताल्लुक फवाद चौधरी की तरफ से नहीं है, जबकि मैं वजाहत कर रहा हूं कि ये जो अयाज सादिक ने कहा वो मुस्लिम लीग नून के लीडर से लेके नीचे तक एक कंटिन्यूड बयानिया है। एक कंटिन्यूड बयानिया में और 10 सेकंड के स्लिप ऑफ टंग में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा ख्याल है दोनों बातों में कोई कंपैरिजन। अच्छा अता साहब, आपने सदाकत साहब की बात की है और जो आपने सुन रहे हैं इस चीज के ऊपर, आप उन पे तनकीद कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के ऊपर, वो तो स्लिप ऑफ टंग है जिस तरीके से बात की सदाकत साहब ने, लेकिन वो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो अयाज सादिक साहब की बात है वो एक कंटिन्यूअस नैरेटिव है जिसको वो लेकर चल रहे हैं। देखिए, यही मामलात हैं जिनकी वजह से आज हम इस नहज पे खड़े हैं कि आज हम एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पे ताने कस रहे हैं। ये सब किया धरा इमरान खान साहब का है। एक मुल्क दुश्मन करार देना, बार बार गद्दार कहना, कोई हर्ज नहीं, आप कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है। और एक 3 दफा का वजीर आजम जिसने इस मुल्क में एटमी धमाके किए हो, जिसने इस मुल्क का दिफाई बजट बढ़ाया हो, जिसने इस मुल्क के लिए जो है वो इतनी खिदमत सर अंजाम दी हो, उसको आप जो मर्जी कहें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कहने से। और इस डिबेट को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाया जा सकता है। बहुत सी बातें इमरान खान साहब ने की हैं, इंडियन टेलीविजन पे बैठ के की हैं, इंडिया के अंदर बैठ के की हैं, और जो इल्जामात उन्होंने लगाए थे वो टीवी पे मैं दोहरा नहीं सकता। उन्होंने जो हमारे मुकद्दस जो इदारे हैं उनके बारे में जो बातें की हैं वो क्लिप सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप जाके देख लें। बात ये नहीं है, आपको जब सूट करता है मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू, यानी फवाद चौधरी साहब का स्लिप ऑफ टंग और हमारी गद्दारी, वाह 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 वाह, बहुत आला, बहुत आला। मेरा दिल करे मैं आपको सलाम पेश करूं। लेकिन अता साहब, क्या अगर आप हुकूमत में हैं तो फिर ठीक है, और अगर हुकूमत में नहीं है तो फिर क्या हम इदारों को इस तरीके से जो है वो अपनी सियासत में घसीटेंगे? नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब का क्या बयानिया है, वो क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं सलाम पेश करता हूं तमाम जो अपना पेशेवराना अमूर अपने अंजाम दे रहे हैं, मैं इदारे के खिलाफ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इदारे से मेरी कोई मुखालफत नहीं है। आइन की हुक्मरानी की बात की है, आइन की पासदारी की बात की है और आइनी हुदूद में रहने की बात की। इसमें कोई गलत बात है तो मुझे बता दें। उन्होंने जर्नल और जवान को भी उन्होंने फिर डिफरेंशिएट किया ना, जिसकी क्लैरिफिकेशन डीजी ISPR ने दी कि देयर इज नो डिफरेंस इन रैंक एंड फाइल्स ऑफ पाकिस्तान। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि रैंक एंड फाइल में कोई फर्क नहीं है। देखिए, बात यह है, जो भी अब्बासी साहब बात कर रहे थे कि उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ, सियाको सबाक तो अयाज सादिक साहब ने भी क्लैरिफिकेशन दे दी। उन्होंने अपना वजाहत कर दी कि जी मैंने क्या कहा था और उस क्लिप को किस तरह तोड़ा गया। उन्होंने अपने क्लिप में क्या ये नहीं कहा कि भारत की जरूरत नहीं हो सकती, भारत ये काम नहीं कर सकता। तो इसका ये मतलब है कि हमारी दिफाई सलाहियत इतनी है कि भारत ये जरूरत नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये तासुर था जो कि गलत था, शाह महमूद कुरैशी साहब की ये कैफियत थी, उन्होंने कहा, मगर उन्होंने सियाको सवाब बताया, उन्होंने वजाहत की, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी। अब ये करें तो ये कहते हैं कि जी हमने तो स्लिप ऑफ टंग था, हमने 10 सेकंड में क्लियर कर दिया, आपने किया तो आपने गलत किया। मेरा ख्याल है ओवरऑल हमें सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहिए, हमें इस पे मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए
और ना इस तरफ से गद्दार के नारे लगे ना उस तरफ से लगे। अच्छा, वैसे अता साहब एक सवाल है, आपकी लीडरशिप की तरफ से भी, आपके पार्टी रहनुमाओं की तरफ से भी आप इस बात को कंडेम करते हैं कि अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अब से कुछ देर पहले उज़मा बुखारी साहबा की तरफ से भी इसी मामले के ऊपर फवाद चौधरी के स्टेटमेंट के ऊपर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप इसको कंडेम करते हैं? फरीद साहब, बतौर एक पाकिस्तानी मेरा बड़ा क्लियर व्यू है। मैं समझता हूं कि कोई भी पाकिस्तानी सियासतदान गद्दार नहीं हो सकता। वो कुछ हो सकता है, वो नाअहल हो सकता है, वो नालायक हो सकता है। पाकिस्तानी सियासतदान जो पाकिस्तानी अवाम के वोटों से आता है, जो गली मोहल्लों में फिरता है, जिसको लोग वोट डालते हैं, पाकिस्तानी अवाम उसको इलेक्ट करती है, मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि वो कुछ हो सकता है, वो गद्दार नहीं हो सकता। ये बिल्कुल, मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूं। ठीक है शैला साहबा, ये जो गद्दारी का लेबल लग रहा है, ये जो चीजें हैं, आपसे भी यही सवाल है कि यानी ये जो लेबल लगने का सिलसिला है ये रुकेगा कैसे आखिर? क्योंकि आपने भी बात की, अता साहब ने बात की कि माजी में भी ऐसा होता रहा है, इसलिए उस चीज की रोकथाम नहीं, इसको कौन रोकेगा? देखें, जब हुक्मरान जो हैं आवाम को डिलीवर करने के बजाय, मुल्क के हालात संवारने के बजाय इंतकाम की तरफ मुड़ जाएं, तो जब तक कि वो खुद भी इसमें ना जलें और मुल्क को भी जलाने की ना कोशिश करें, वो उनकी इंतकाम की आग ठंडी नहीं होती। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, मैंने नया वाला तो फवाद चौधरी का बयान सुना नहीं, क्योंकि सारे दिन ये लोग बयान देते रहते, करते कराते कुछ है नहीं, आवाम के लिए कुछ करते नहीं। कब तक कोई इनको देखे? मतलब टीवी खोलो तो शहबाज गिल को भी देखो, उससे जान बचाओ तो फयाजुल हसन चौहान को देखो, तो बेहतर है कि इंसान टीवी पे कुछ और देखे, एंटरटेनमेंट देखे। तो मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा, उनका तो वैसे काम है, वो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तर्जुमानों का काम ये थोड़ी है कि ऑपोजिशन में बैठ के कीड़े निकालें, अपने काम बताएं क्या किया, आवाम के लिए क्या किया, सिवाय लंगर खाने के। और वो भी जो है वो दूसरे चला रहे हैं, और वो भी थोड़ी देर के लिए सचता है, फिर मामू बना के हट जाते हैं। और दूसरी बात जो है वो मुझे ये कहनी है कि अभी थोड़े दिन पहले फवाद चौधरी ने एक और बात कही थी कि सियालकोट से वो जो है वो हार रहे थे, उन्होंने फ़ोन किया। तो ये लोग घसीटना नहीं है इदारों को सियासत में। और फिर इसी बात को वज़ीर आज़म ने जब ये किया था, उससे पहले कहा था कि वो हार रहे थे, उन्होंने फ़ोन किया, फिर वो जीत गए। तो ये सारी बातें भी कोई अच्छी बातें नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को एक संजीदा जो है क़यादत की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के हालात को समझते हुए नहीं तो सिर्फ ये करंट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है शैला साहबा। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से अता साहब ने कहा कि गद्दारी यानी एक लेबल लग रहा है, लेबल। अब जय बात गद्दारी की, तो देखें इस वक्त बहुत कोशिश हो रही है कि गद्दारी का चूरन बिक जाए, क्योंकि उससे पहले मलबा एक चूरन था कि हम क्या करें, सब कुछ पुराने लोग करके गए हैं, हम कैसे, अभी टाइम लगेगा। फिर खुद ही 100 दिन दिए, फिर 100 दिन का चूरन खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो है वो मैं इसको पकड़ूंगा, ये आवाजें लगने लगी। फिर चोर डाकू का चूरन बिका, फिर चोर डाकू से भी काम नहीं चला, तो गिरफ्तारियों का चूरन जो है वो अभी तक चल रहा है। और अब जब ये सब चीजों से हो गया तो अब गद्दारी के फतवे आ गए। अब देखें ये चूरन कब तक बिकता है। आवाम को इससे कर्ज नहीं है, आवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए, और अपने मसाइल की तरफ आवाम देख रही है। आवाम देख रही है कि इस वक्त सब्जियां और सब चीजों का क्या हाल है। सदाकत अब्बासी साहब, योर टेक ऑन इट सर। ये जिस तरह से शैला आप कह रही हैं कि इस वक्त जो गद्दारी का जो चूरन है वो बेचने की कोशिश की जा रही है, आप नहीं समझते हैं कि इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, तमाम लोग हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो यहीं पे सियासत करते हैं, यहीं पर बात करते हैं। किसी पर भी गद्दारी का लेवल अगर हम लेवल करेंगे, लगाएंगे, तो आज किसी और पे लगा रहे हैं, कल वही उंगली हमारी तरफ भी उठ सकती है। देखिए, गद्दारी की जो बात, मैंने गद्दारी की बात तो नहीं की, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब इसी फौजी जनरल जो हमारे चीफ हैं, इनको एक्सटेंशन के लिए वोट देते हैं, 8 महीने चुप रहते हैं, मोहम्मद जुबैर को भेजते हैं 2 दफा 10 दिनों में जाके आर्मी चीफ से मिलते हैं, और वो मरियम और अपने लिए लीव मांगते हैं। आर्मी चीफ उन्हें कहते हैं कि जाएं जी, आप कोर्ट से मामला कराएं, या आप जाके अगर कोई कानून में तब्दील करना है तो पार्लियामेंट से कराएं। उसके बाद अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि फौजी जवानों को तो सलाम है, लेकिन जनरल बाजवा और ISI चीफ के बारे में वो जलसों में बात करते हैं, तो मैं इसको दुश्मन का बयानिया कैसे ना कहूं। यही बात तो मेरा दुश्मन कर रहा है। अगर वो कराची जाते हैं, कायदे आज़म के मज़ार पे जूतों समेत चढ़ के तो नवाज शरीफ के नारे लगाते हैं, उसके बाद कराची में वो उर्दू के बारे में बुरा भला कहते हैं,
फिर जब वो बलोचिस्तान जाते हैं तो वहां पे जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, उसमें जो बाढ़ लगी हुई है, जहां दहशतगर्दी हम रोकते हैं, इंडिया से दहशतगर्दी करना चाहता है, नवाज शरीफ के इस प्लेटफॉर्म से उस बाढ़ को हटाने की बात होती है और इंडिया बार बार बलोचिस्तान की बात करता है। और वो जो कुलभूषण यादव है वो इंडिया से आया है और वो बलोचिस्तान में आके धमाके करता है और वो बलोचिस्तान को खुद मुख्तार करने की बात करे और नवाज शरीफ और लेकिन यही वाली बातें तो आपके ऊपर भी आती है ना कि इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में नहीं थे वो भी इस तरह की बातें करते रहे हैं माजी के अंदर। फरीद एक मेरी बात सुनने, उसके बाद एक बंदा असेंबली में खड़ा होता है और मेरी फौज ने मेरी यादाश्त में एक ही दफा शायद इतना बड़ा मार्का मार के अस्करी तौर पे इंडिया को चारों खाने चित किया और इमरान खान ने अभिनंदन को वापस करके सफारती तौर पे इंडिया की घोषणा में बंद कराई। उसको अगर कोई सदाकत साहब हमने हर बार शिकस्त दी उन्हें, नहीं हर बार तारीख पढ़ो, हर बार शिकस्त दी हमने तो। यार इसमें एक स्क्रिप्ट लिखवा लेते किसी स्क्रिप्ट राइटर से यार जो हटे हुए उनमें कि इजाफा हो जाता है। में बात हुई तारीख पढ़ो। देखिए बीपी से कहें तारीख पे बोले। देखिए मैंने यार सदाकत वासी साहब दुश्मन का नैरेटिव क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हम तो हर बार जीते, एक वाक़े तक जो हम क्या एक बार जीते सिर्फ सदाकत साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ स्क्रिप्ट में नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं है रिटर्न इस पे जाएगी ना, अपनी बात पे बोल के थोड़ा सा मुहज़्ज़ब तरीके से मुझे भी बात करने देना। देखिए मैं कहना चाहता हूँ ना मैंने 65 की जंग देखी ना मैंने 71 की जंग देखी, वो मेरी पैदाइश से पहले। सदाकत साहब हमने भाई हम भी वाक़या करबला में नहीं थे, हमने भाई हम भी वाक़या करबला में नहीं थे, अगर इस तरह भाई हम वाक़या करबला में भी नहीं थे। देखिए ठीक है अगर बात सदाकत साहब आई हैव टू क्लोज इट सर, बट मैं एक बात यहाँ पे बता दूं बड़ी क्लियर है जो बिल्कुल इस्लाह के लिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए सदाकत साहब कि हमने हर बार दुश्मन को शिकस्त दी है, हमने धूल चटाई है उनको हर बार, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अब अगर यहाँ पे पार्लियामेंट में भी वही बात करें, यहाँ पे भी वही बात करें सदाकत साहब, तो फिर तो ये तो बड़ा ही फिर दुश्मन को तो फिर खेलने का मौका मिल जाएगा। अब मुझे जवाब, हालिया हिस्ट्री की सबसे जो बड़ी हमारी फौज की कामयाबी है जिसमें हमने इंडिया को दंदान चिकन शिकस्त देते हैं, उनका पायलट को लोग हमारे थप्पड़ मार के यहाँ पे अरेस्ट करते हैं। चलो सदाकत साहब हैव टू क्लोज इट, बट 27 मई 1999 को भी जो है वो हमने एक भारतीय जहाज गिराया था, उसके पायलट को हमने कैप्चर किया था और ये तारीख हमारी रही है कि हमने जब भी दुश्मन ने मैली आंख में देखा है हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमेशा उसके नैरेटिव को जो वो हमारे अगेंस्ट करता है उसको खत्म किया है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।